तो दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले वायरल क्वेश्चन। ठीक है, वायरल प्रश्न देखेंगे जो कि पिछले 4-5 वर्षों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, पूरी बुक से 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखो इतना जान लो अगर प्रीवियस ईयर पे 4-5 बार पूछे गए तो इस बार आने के भी पूरे चांसेज है। ठीक है, तो आपको इन एक एक क्वेश्चंस को यार तैयार करना है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बताएंगे एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है और अगर इनको तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में मस्त नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो 10 सबसे ज्यादा वायरल प्रश्न एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन को तैयार भी करना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्व करें आप भी सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 4-5 बार लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन पढ़ लो। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व कर पाते हो कि नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको लो। आपसे कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की है। फिर कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, जो कहा गया वो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 3/4 अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय जो दिया हो सिंपल वही आपको सिद्ध करना है। करने में लगा समय किसके इक्वल सिद्ध करना है आपको? किसके इक्वल सिद्ध करना है? आपसे कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अर्थात आपको सिद्ध करना है 2 गुना किसका? अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, 2 गुना होगा किसके? अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक यार यही है, पहले जो आपसे कहा जाए सिद्ध करने को वो आप लिख लो। ठीक है, आपसे कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, तो हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या? इसका ये मतलब है 3/4 पूर्ण करने में लगे समय को आप T3/4 लिख सकते हो। ठीक है, टी का मतलब टाइम, 3/4 इसका समय हो जाएगा। और यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया तो जानते हो, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं और इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको T3/4 इक्वल टू सिद्ध करना है 2 × T1/2। ठीक है, T3/4 इक्वल टू सिद्ध करना है 2 × T1/2। तो इतना ही आपको सिद्ध करना है। तो सिंपल हम इसको इरेज करके यही लिख देते और यही आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो सिद्ध करना था हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया T3/4 इक्वल टू 2 × T1/2 और इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। यही हमें सिद्ध करना है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की जब होती है तो आपको उसके 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला होता है ये T इक्वल टू आपका 2.303/K log बेस में 10 A/A-x। ये होता है आपका किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में समय और वेग स्थिरांक के बीच संबंध। और दूसरा फॉर्मूला एक होता है अर्धायुकाल का T1/2 इक्वल टू 0.693/K। ठीक है, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले पता हैं तो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया एकदम आसानी से इसके सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिया गया। आपको पहले T3/4 निकालना है, फिर 2 × T1/2 चाहिए तो T1/2 ये है, इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम T3/4 निकालते हैं। तो यहाँ पे T की जगह क्या रख देते हैं? 3/4 अर्थात 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। अब बात आती है देखो या इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? T3/4 इक्वल टू इतना तो सेम रहेगा 2.303/K और इतना ये लॉग बेस में 10। ठीक है, अब बात आती A की वैल्यू कहाँ से आए और A-x की वैल्यू कहाँ से आए। तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ से लिख लेना है, यहाँ से लिख लेना माना A इक्वल टू 100। A जानते हो ना क्या है? A है आपका प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की। A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, x t समय पश्चात की सांद्रता है। तो हमने A को मान लिया 100। जब A को 100 मान लेंगे तो x कितनी हो जाएगी? x यही हो जाएगी जितना दिया गया है, 3/4 दिया गया है ना, तो x हो जाएगी 3/4। ठीक है, A को 100 मान लो, x हो जाएगी 3/4। ठीक है,
तो सॉरी आपको देखो ए तो 100 मान लिया, x हो जाएगी क्या 100 का 3/4, क्योंकि पूरी अपक्रिया 100 है, 3/4 पूर्ण करने में पूछ रहा है तो 100 का 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का 3/4 भाग अर्थात 100 गुणे 3/4। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? देखो ए को 100 मान लिया, अब आपसे कह रहा 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो x होती t समय पश्चात की सांद्रता, अर्थात 3/4 पूर्ण करने में तो वही 3/4 इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर लो, 4 से 100 को काटोगे आ जाएगा 25 और आ जाएगा यहाँ से 25 दिया 75। ठीक है, ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी 25 का गुणा 3 से 75। तो ये आ गई x की वैल्यू, a की आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। आप यहाँ से a माइनस एक्स भी निकाल सकते हो। a माइनस एक्स कितना आ जाएगा? a है 100, x है कितना 75, निकाल लो आ जाएगा 25। तो यहाँ से कितना आ गया a माइनस एक्स 25। आप क्या करते, a माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रख देते और आपका मान निकाल लेते। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, a हमने माना है 100, तो 100 रख दो, बटे में a माइनस एक्स कितना आया, यहाँ पे देखो सॉल्व किया 25 आया है, 25 रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक सिंपल इस टाइप से कर दिया। 100 इसकी वैल्यू 25। अब यहाँ सॉल्व कर, 25 से 100 काट दो, 4 आ जाएगा। आप जो वैल्यू बची नीचे लिख लो, t 3/4, ये देखो, और इक्वल टू में 2.303 अपॉन में k, और यहाँ पे लॉग बेस में 10 और कितना बच जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे ये 4 बचा ना, तो 4 बच गया। तो सिंपल इतना आ गया। आप देखो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये जो 4 आया इसे आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में k। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग बेस में 10 2 की पावर 2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका 4 को केवल 2 की पावर 2 लिखा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में k। आप देखो लॉग का एक फॉर्मूला पता है, अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लॉग का फॉर्मूला होता है log m की पावर n इक्वल टू n log m। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख दे आपको, चूंकि log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m के। ठीक है, तो ये आपका लॉग का फॉर्मूला होता है log m की पावर n इक्वल टू n log m। तो यहाँ पे अगर m की पावर n की तरह इसे समझा जाए तो जैसे 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 log 2। यहाँ से देखो m की पावर n का n log m, वैसे 2 की पावर 2 का 2 log 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 log बेस में 10, उसी टाइप से 2। देख लो ध्यान से कैसे किया है, सिंपल m की पावर n का n log m होता है, वैसे 2 की पावर 2 का 2 log 2। ठीक है, आप सॉल्व कर लो, t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में k। ठीक है, और इंटू में 2, और log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहाँ पे रख देते हैं 0.3010। ठीक है, सिंपल 2 उसी टाइप से log 2 की वैल्यू 0.3010। सॉल्व कर लो, t 3/4 इक्वल टू 2.303 का 0.3010 से गुणा होगा आ जाएगा 0.693 और बट्टे में k इंटू 2। इसे मान लो समीकरण नंबर 3, सॉरी 2। ठीक है, अभी पहला ही तो बना था, पहले के बाद दूसरा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो सिंपल log 2 की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी 0.3010। आप इस 0.3010 का 2.303 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन में k इंटू 2। ठीक है, ये आ गया। ये क्या निकला, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। अब आपको निकालना अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, मतलब t1/2। तो t1/2 का तो सिंपल फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में k। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला ही होता है। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 3, और फिर क्या करो यहाँ नीचे लिख देना समीकरण 2/3 करने पर। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। देखो यहाँ पे सिंपल समीकरण 2 में 3 का भाग दे देना, तो t 3/4 अपॉन में क्या हो जाएगा t1/2। देख लो, ये समीकरण 2, ये समीकरण भागे 3, तो t 3/4 बटे में t1/2 इक्वल टू इधर वाली जो वैल्यू इसे ऊपर लिख दो, नीचे वाली इसको लिख दो। ठीक है, तो 0.693 अपॉन में k और इंटू में 2 और बट्टे में 0.693 अपॉन में k। ध्यान से देख लो। ठीक है, इतना किया 0.693 अपॉन k इंटू 2 बट्टे में 0.693 अपॉन k। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा केवल 2। तो यहाँ से देखो लिख सकते हो आगे t 3/4 अपॉन में t1/2 इक्वल टू 2। ठीक है ना, इक्वल टू 2। देख लो ध्यान से, यहाँ से ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, बचा केवल 2, तो 2 यहाँ लिख देना। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसका गुणा कर दोगे उधर तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी t 3/4 इक्वल टू 2 इंटू t1/2, जो आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पे देखो शायद आपको दिखे ना, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप लिख लेना कॉपी पे। t 3/4 इक्वल टू जैसे इसका गुणा करोगे तो जो भाग में उधर चला जाएगा गुणे में, तो 2 इंटू t1/2। ठीक है,
ये वैल्यू आपको सिंपल आ जाएगी T3/4 इक्वल टू 2 इंटू T1/2 और नीचे लिख देना अतः क्या लिखोगे, अतः 3/4 अब क्रिया पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया अर्थात T1/2 पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, क्योंकि इसमें 2 का गुणा है। तो एकदम मस्त वाला क्वेश्चन था जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आपका क्वेश्चन फंसेगा जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और तो इसे मस्त तरीके से तैयार भी कर लेना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो देखो आप लोग भी कॉपी पे सॉल्व करते चलो, क्योंकि अगर आप भी सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, देख लोगे वीडियो तो मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉपी पे सॉल्व करते चलो, ठीक है। और यार अगर चैनल पे आप लोग नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप लोग, सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सारी जाके चेक भी कर लेना। तो इसको नोट करो, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे उसको लगाया वैसे सेम आप इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगा सकते हो वो समझना बस, ठीक है। तो देखो सिंपल आपसे कहा गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कही जाए तो आपको दोनों फॉर्मूले तुरंत याद आने चाहिए, ठीक है। फिर कहा गया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, आपको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के निकालना है, ठीक है। तो सिंपल 100 सेकंड में अर्थात टाइम आपको दिया गया है 100 सेकंड, ठीक है। 100 सेकंड 50% संपन्न होती है, तो यहाँ पर से आपको उसी टाइप से एक ही वैल्यू जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आएगी उसे 100 मान लेना। जब उसे 100 मान लोगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 50, क्योंकि 100 का 50% कितना होगा 50 ही होगा, ठीक है। तो ए क्या प्रारंभिक सांद्रता x हो जाएगी t समय पश्चात वाली, तो 50% कहेगा तो 50 हो जाएगी। तो यहाँ से a माइनस एक्स निकालोगे तो 100 माइनस 50 आ जाएगा और सॉल्व करोगे तो केवल 50 बच जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है, a माइनस एक्स की वैल्यू। अब इतना आ गया, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, t इक्वल टू 2.303 अपॉन में k लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स और वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो t इक्वल टू t की वैल्यू आपको दी गई है 100 सेकेंड, तो 100 रख दो यहाँ पे, इक्वल टू 2.303 अपॉन में k तो निकालना है लॉग बेस में 10, a की वैल्यू कहाँ है भैया, a है 100 रखो और a माइनस एक्स कितना है 50 रखो, 50 से 100 काट दो 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब k को उधर भेज देते हैं, k भेज दिया उधर, 100 आ जाएगा नीचे, तो 2.303 अपॉन में 100। देख लो कैसे किया है, इस के को ऊपर भेज दिया, 100 जो इधर था वो आ गया नीचे, ठीक है। और इधर कितना बच जाएगा लॉग बेस में 10 और इनटू में 2। देख लो ध्यान से भैया, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल 100 है तो 100 को हमने नीचे ले लिया, के को ऊपर भेज दिया। आप सॉल्व करो, 2.303 अपॉन में 100 और इनटू लॉग 2 की वैल्यू अभी आपको बताई थी 0.3010, तो ये लॉग 2 ही, तो ये जो 10 लिखा है ये बेस में है इसके, ठीक है। तो लॉग 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल k इक्वल टू देखो यहाँ पे 2.303 का अगर 0.3010 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 0.693, ठीक है। अगर 2.30 का 0.3010 से करोगे तो 0.693 आएगा और बटे में 100 है तो 100 रख दो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, k इक्वल टू 0.693 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 इस टाइप से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये k की वैल्यू आपका सिंपल आ गई। आप क्या करते हैं, इसे अगर सॉल्व करना चाहो तो और भी कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट इतने पे ही आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका पहला मेथड था इस क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है। और दूसरा मेथड भी आपको देखो बता दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल कैसे दूसरे मेथड से आपको समझ, अगर क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, एक चीज़ जान लो, अगर क्वेश्चन आप ये समझ गए तो आप चुटकियों में कर लोगे। देखो बता दे, आपसे कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जाती है, अर्थात मान लो कोई अभिक्रिया है वो 50% संपन्न हो जाती है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आधी अभिक्रिया संपन्न हुई है, ये कह सकते हो कि नहीं कि वह अभिक्रिया आधी संपन्न हुई है। तो अर्थात जब 50% संपन्न हुई है अर्थात वो आधी अभिक्रिया संपन्न हुई है, और आधी अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय को अर्धायु काल कहते हैं। अर्थात ये वैल्यू आपको 100 जो है ये T1/2 की दी गई है, ठीक है।
ये T1/2 की वैल्यू 100 दी गई है। सिंपल यहाँ से आप फॉर्मूला लगाते T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन में K, यहाँ से K की वैल्यू निकालते तो सेम आ जाती। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। 2 नंबर का पूछा जाए तो इस टाइप से सॉल्व कर देना, ज़्यादा का पूछा जाए 4 नंबर 5 नंबर का तो इस टाइप से आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो मेथड आपको दोनों समझा दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में फंसे और ट्रिकी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप जो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, पढ़ना एकदम मस्त क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए और यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। आपको संक्रियण ऊर्जा की गणना करनी और यह मानते हुए करनी है कि जो संक्रियण ऊर्जा है इसका मान टेम्परेचर अर्थात ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता या बदलता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे जो दिया हो पहले वो नोट कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या क्या दिया है? क्वेश्चन पे दिया गया 2 टेम्परेचर दिए गए। पहला है T1 इक्वल टू 293 केल्विन और दूसरा T2 इक्वल टू है 313 केल्विन। ठीक है, ये सिंपल दिया गया है। फिर कहा गया तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। किसी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। मान लो प्रारंभिक वेग जो है, माना प्रारंभिक वेग क्योंकि आपका पहले जो कुछ और था अब बाद में हो रहा है 4 गुना। ठीक है, मान लो K1 इक्वल टू मान लेते हैं K। ठीक है, K1 इक्वल टू मान लेते हैं K, ये प्रारंभिक वेग है पहले वाला। फिर क्या हो जाता है? K2 इक्वल टू 4 गुना हो जाता है वेग अर्थात 4K हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है ताप में 293 से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अर्थात प्रारंभिक वेग अगर K1 इक्वल टू K है तो वो क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, 4K हो जाता है। फिर कहा गया इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। संक्रियण ऊर्जा को E से प्रदर्शित करते, इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात संक्रियण ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है और यह मानते हुए करनी है कि जो संक्रियण ऊर्जा है इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो इसके लिए आपको संक्रियण ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। फॉर्मूला होता है log K2 बटे में K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन R। ठीक है, 2.303 अपॉन में R और यहाँ पे होता है आपका देखो क्या T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है सिंपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूले पे आपका ये नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी रहेगी तो EA अपॉन में 2.303 R रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, सिंपल सा है log K2 बटा K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R और कोश में T2 माइनस T1 बटे में T1 T2। देखो यहाँ से K2 और K1 की वैल्यू पता ही है, संक्रियण ऊर्जा निकाल लेंगे। R की वैल्यू की बात आती है, R की वैल्यू याद कर लो। R का जो मान होता है वो होता है 8.314। R एक नीतांक होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। सिंपल यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और संक्रियण ऊर्जा EA का मान निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं। log K2 की वैल्यू है 4K तो सिंपल 4K रख दो अपॉन में K1 की वैल्यू भैया K तो K रख दो इक्वल टू EA तो हमें निकालना है और अपॉन में 2.303 इंटू R तो सिंपल 2.303 तो सेम रख देंगे इंटू R की वैल्यू 8.314 और यहाँ से कितना आ जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना है 313 और माइनस T1। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना 293 और अपॉन में T1 इंटू T2 अर्थात 293 गुणे 313। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन लंबा है, देख सकते हो। log K2 बटा K1, K2 की वैल्यू 4K, K1 की वैल्यू K और यहाँ से EA अपॉन में 2.303 R की वैल्यू हमने रख दी 8.314 और यहाँ से देख लो T2 की वैल्यू 313, T1 की वैल्यू 293, यहाँ से T1 की 293, T2 313। आप सॉल्व करते यहाँ पे K है तो यहाँ पे भी K है, कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ से आएगा log 4
log 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा EA आएगा अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 और यहाँ पे 313 से 293 घटाएंगे तो कितना बचेगा 313 है 293 3 से 3 गया 0 11 से 9 गया 2 20 आएगा ना क्योंकि 293 10 313 10 300 हाँ 293 10 303 10 313 20 आ जाएगा ऊपर 20 लिख लो बट्टे में आ जाएगा 293 गुणे 313। अब सॉल्व करना है ठीक है, कैलकुलेशन लंबा है तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से log 4 को उसी टाइप से लिख सकते हो जैसे हमने आपको कहा था पहले log 2 की पावर 2 कर लेना, ये कहा था ना, फिर कहा था log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा और सीधा सीधा 2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल पहले log 4 को log 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे 2 log 2 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम करेंगे 2 log 2। आप एक दो स्टेप बढ़ाना चाहना तो बढ़ा लेना। log 4 है तो सिंपल इसे लिख सकते हैं 2 log 2, आपको पता है कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 log 2 लिख दिया। यहाँ पे कितना EA अपॉन में कितना है 2.303 इंटू में कितना है 8.314 और इंटू में कितना है 20 अपॉन में 293 गुणे 313। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है भैया। ठीक है, आप यहाँ से देखो 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती 0.3010 रख दो 0.3010 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 और 20 बटे में 293 गुणे 313। ठीक है, आप देखो EA का मान हमें निकालना है तो EA को यहीं रोक लो और जो वैल्यू सारी नीचे वाली गुणा कर दो ऊपर और ऊपर वाली का भाग कर दो। देखो कैसे, सिंपल यहाँ से 2 इंटू 0.3010 सेम रहेगा ये आपका। आप जितनी वैल्यू नीचे वाली इनको ऊपर गुणा कर दो तो इधर है 2.303 और ये ऊपर जाएगा 8.314 और इंटू में 293 गुणे में 313 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये 20। ठीक है, और इक्वल टू में यहाँ पे EA भी आएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लेना कैसे हमने किया। ये देखो कैसे किया, ये सिंपल वैल्यू जैसे थी हमने वैसे लिख दिया। फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू EA को यहीं रखने दो बराबर के उधर। ठीक है, बराबर के उधर आप EA को रखो क्योंकि EA हमें निकालना है। ये जो वैल्यू थी नीचे वाली इसका ऊपर गुणा कर दिया तो 2.303 इंटू 8.314 और ये जो नीचे था 293 गुणा 313 ये भी ऊपर चला गया। नीचे बच्चा केवल कितना, ये 20। कितना बचा, केवल 20। ठीक है, पता चला ना कैसे हुआ। और ये EA इधर बराबर के उधर रह रहेगा क्योंकि इधर जगह नहीं तो नीचे लिख दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो। 2 से काटो 20 को, 2 दहम 20, 10 आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल जितनी संख्याएं ऊपर लिखी हैं सबका गुणा करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 0.3010 है, यहाँ पे 2.303 इसका गुणा करोगे तो 0.693 आएगा इंटू 8.314 इंटू 293 गुणे 313 इक्वल टू EA। ठीक है, इतना आ जाएगा। सिंपल हमने इसका गुणा किया तो 0.693 आ जाएगा। अब आपको जो भी इसका गुणा है आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सीधा गुणा करना है। और बटे में अभी 10 भी है। ठीक है, ये 10 ना भूल जाना, 10 तो है ही है। 2 से काट दिया, 10 2 दाम 20 हो गया, 10 है। सिंपल वैल्यू गुणा कर लेना, फिर 10 का भाग दोगे तो जो आंसर आएगा हम आपको सिंपल बता देते हैं। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, EA की वैल्यू। ठीक है, आपको ऊपर का गुणा करना है, नीचे से भाग दे देना, EA की वैल्यू आपका सिंपल निकल आएगी। ठीक है, और जो EA की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 52.8 केल्विन जूल और मोल इनवर्स। ये आपकी EA की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे इनका गुणा करने पे ये वैल्यू मिलेगी, जाके 10 से भाग दे देना, आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इसका गुणा करना था। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एकदम अलग क्वेश्चन था। इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, log K2 बटे में K1 इक्वल टू EA बटे में 2.303 R और T2 माइनस T1 बटे में T1 T2। तो एकदम मस्त तरीके से सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे बस ये दिक्कत हो सकती है आपको कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन बड़ा है तो इसको टाइम देना पड़ेगा और इसको हल करना पड़ेगा। पहले 293 गुणे 313 करेंगे। ठीक है, तो जो उसका आंसर है वो लिखना है, फिर उसके बाद 8.314 का करेंगे, फिर 0.693 का। इस टाइप से करोगे तब भैया आएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अभी 3 क्वेश्चन हुए, आप पूरे मस्त क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में हर साल आते हैं।
ठीक है, आप देखो जो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। आपसे कहा गया प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते एग्जाम में और आपको करने होते। तो देखो आपसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कही गई 60 मिनट का अर्ध आयुकाल है, मतलब T1/2 की वैल्यू 60 मिनट है। ठीक है, कितनी भैया 60 मिनट, 60 मिनट है। फिर कहा गया कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, अर्थात आपको निकालना है 90% भाग पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय अर्थात टी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आपको अर्ध आयुकाल 60 मिनट दिए गए, 90% भाग पूर्ण होने में लगा समय निकालना है। कैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है, आप खुद दिमाग लगाओ। फॉर्मूला भैया ये होता है T = 2.303 अपॉन में के लॉग बेस में 10 a अपॉन में a माइनस x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम आपसे कहें 90% निकालना तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल a की वैल्यू 100 मानोगे और x की वैल्यू क्या मानोगे 100 × 90 अपॉन 100। कैसे कर दिया ये देखो, आपको परसेंट निकालना तो सिंपल आता ही होगा। ठीक है, परसेंट निकालना तो सिंपल आता ही होगा। अगर आपको 100 का हम कहें, अगर आपसे 100 का 90% निकालो तो 100 × 90 अपॉन में आप 100 कर दोगे तुरंत। ठीक है, परसेंट निकालना आता है ना, 100 का 90% मतलब 100 × 90 अपॉन 100। सॉल्व कर लोगे सिंपल, 00 से 00 यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 90। ठीक है, x की वैल्यू 90 आ जाएगी। आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल a - x निकाल लेना। यहाँ से a - x आ जाएगा 100 - 90। ठीक है, और आ जाएगी वैल्यू 10। ठीक है, देख सकते हो ध्यान से, 100 - 90 इक्वल टू क्या आ गया 10। ठीक है, इतना तो कर लोगे। आप बात आती है, आपको a पता, a - x भी पता है, एक चीज़ नहीं पता, आपको k नहीं पता। अगर k कहीं से पता चल जाए तो आप 90% पूर्ण होने में लगा समय निकाल लोगे। ठीक है, 90% पूर्ण होने में लगा समय निकाल लोगे। तो अब आपको क्या निकालना है, k निकालना, अर्थात वेग स्थिरांक निकालना है। तो चलो निकालते इस वाले से, क्योंकि हमें ये दिया गया T1/2, इसलिए आपको अर्ध आयुकाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ T1/2 = 0.693 अपॉन में k। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, k निकालना, k को ऊपर ले लो और T1/2 आ जाएगा नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे, सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ से रख देते T1/2 की 60 मिनट, तो 60 रख दो। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, यही वैल्यू आ गई वेग स्थिरांक के की, और इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, उसका आंसर निकाल दो। तो T 19% इक्वल टू 2.303 अपॉन में के कहाँ है, ये है 0.693 अपॉन में 60 इंटू लॉग बेस में 10, a की वैल्यू 100 है, a - x की वैल्यू हमने निकाली 10 है, 10 से 100 को काट दोगे आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे समस्या ना कैसे करें, a - x की देखो, a की वैल्यू 100 थी, a - x की वैल्यू 10 थी, 10 से 100 को काटा आ गया 10। ठीक है, अब सॉल्व करो, T 90% इक्वल टू 2.303 और ये 60 नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा इंटू 60 बटे में 0.693। ठीक है, देख लो 2.303 इंटू 60 बट्टे में 0.693। ठीक है, ये जो 60 सबसे नीचे था सबसे ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे कितना बचा, इधर लॉग बेस में 10, यहाँ पे आपका जब 10 से 100 को काटा बचा है 10। अब कैसे सॉल्व हो ये दिमाग लगाओ। तो यहाँ से T 90% इक्वल टू 2.303 इंटू 60 बट्टे में 0.693 इंटू, आप देखो जैसे ये कंडीशन आ जाए, आप यहाँ पे समझ लो लॉग पे, अगर लॉग पे इस टाइप से कंडीशन आए, बेस में 10 हो, यहाँ पे भी 10 हो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, अगर वैल्यू इस टाइप से हो, मान लो लॉग यहाँ पे बेस में e हो और यहाँ पे भी e हो, तब भी वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बेस में 10 है, अर्थात आधार में इसके 10 है, ऊपर भी 10, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर लॉग बेस में e हो, यहाँ पे भी e हो, तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आपको याद ही रख लेना है, जब बेस और ऊपर जो लिखा हो दोनों सेम, जैसे यहाँ 10 यहाँ 10 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर सिंपल 1 लिख देंगे, तो बचेगा क्या यहाँ से T 90% इक्वल टू 1 से गुणा हो जाएगा, तो 2.303 इंटू 60 बट्टे में 0.693। जो आंसर आए आप निकाल लेना और कमेंट में बताना। ठीक है, तो आंसर जो आए केवल इसका गुणा कर लेना, 0.693 से भाग कर देना। आंसर जो भी आ जाए आपका, आपको कमेंट करके बताना है कि, तो हम देखेंगे कि हाँ आपका क्वेश्चन सही था या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, एकदम आसान था,
T1/2 ये दिया गया था, K की वैल्यू निकाल ली, ये फॉर्मूला लगाया और T 90% आ गया। इसकी वैल्यू जो आए आप सॉल्व करके निकाल के कमेंट करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको ये एक सेल दिए गए Cu से Cu2 + 1 मोलर, Ag+ से Ag, ठीक है। ये आपका जैसे डेनियल सेल जब हमने आपको पढ़ाया था तो उस पर हमने आपको सेल अभिक्रिया के बारे में समझाया था, ठीक है। तो ये आपकी उसी टाइप से सेल रिएक्शन सेल अभिक्रिया दी गई है और इसके आपको मानक इलेक्ट्रॉन भी बहुत दिए गए, जैसे E0 Cu2+ से Cu का दिया गया है, प्लस का 0.34 वोल्ट और आपको E0 Ag+ से Ag का दिया गया है 0.80 वोल्ट। आपको इस सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल अर्थात आपको क्या निकालना है, E का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला है, ठीक है। 5 नंबर पे पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो कैसे निकालना है, सिंपल समझना। देखो सिंपल, आपको Cu से मिल रहा है Cu2+। अगर आप सेल अभिक्रिया को यार समझ गए, सेल अभिक्रिया को समझ गए तो आप मस्त तरीके से कर लोगे। बस सेल अभिक्रिया समझ जाओ। देखो क्या है, Cu से Cu2+ बनता है, फिर Ag+ से Ag बनता है। तो कैसे बनेगा वो समझो। देखो सिंपल, यहाँ पे Cu और उससे क्या बनता है भैया, Cu2+। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर Cu से Cu2+ बना तो कैसे बना। Cu से Cu2+ तब बनेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। अगर Cu से Cu2+ बनता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है। ये चीज़ सिंपल समझो। और जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो वो अभिक्रिया कहलाती ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान से यहीं पे समझने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस अभिक्रिया को अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे गए तो यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है और जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी तो वो एनोड कहलाएगा, ठीक है। वो आपका इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण एनोड पे ही होता है। हमने जब डेनियल सेल पढ़ाया था पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जहाँ एनोड होगा वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। फिर आगे कि Ag+ से Ag बनता है, Ag+ भैया जो है आपका वो क्या बनाता है, Ag बनाता है। तो आप दिमाग लगाओ, ये Ag+ Ag कैसे बनाएगा। इसके पास एक चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Ag आपका बना लेगा, ठीक है। Ag+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Ag बना लेगा। और ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये अभिक्रिया अपचयन की होगी और ये होगा कौन, कैथोड हो जाएगा। इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा, कैथोड। अपचयन पे कैथोड होता है, ऑक्सीकरण पे एनोड होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो तो आप पहचान जाओ अपचयन है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो पहचान जाओ ऑक्सीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। देखो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके त्यागे गए हैं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब एक Ag तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखो हमने 2 का गुणा क्यों किया, समझो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ऊपर 2 रहेंगे तो नीचे भी आपको 2 ही करने हैं। 2 करने के लिए पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से सेल अभिक्रिया अगर निकालोगे तो यही सेल अभिक्रिया आ जाएगी। देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा केवल ये Cu + 2Ag+, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर आपका Cu2+ + 2Ag, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, केवल यहाँ से Cu + 2Ag+ और यहाँ से Cu2+ प्लस का 2Ag, इतना बस बचेगा। ये सेल अभिक्रिया होगी। देखो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी से आपका पूरा खेल होना है, ठीक है। इसी से पूरा होना है। आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, विद्युत वाहक बल E सेल = होता है E0 कैथोड, ठीक है। आपका E सेल = क्या होता है, यहाँ से आपको E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। अर्थात कैथोड का विभव और एनोड का विभव जो होगा वो आपका सेल के विद्युत वाहक बल अर्थात ई सेल के बराबर होगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको निकालना पड़ेगा, तब आपका कैथोड और एनोड की वैल्यू रख दोगे, यहाँ से आपके सेल के विद्युत वाहक बल की वैल्यू पता चल जाएगी। इसलिए आपको ये रिएक्शन समझाई कि आप ये पहचान जाओ कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, ठीक है। ये पहचान गए ना कैथोड एनोड, अब आप निकाल लोगे। देखो कैसे, ई कैथोड पहले निकालना है, अर्थात कैथोड पे कौन है, Ag। देख लो ध्यान से, कैथोड पे कौन है, Ag है, तो ई
और Ag+ का निकालना है। ठीक है, पहले E निकालो Ag+ का। फॉर्मूला आपको किसका पता होना चाहिए? नरनस्ट के समीकरण का। ठीक है, नरनस्ट के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? E = E0 माइनस में 0.0591 अपॉन में n। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। E0 माइनस में 0.0591 अपॉन में n, और यहाँ पे होता है सांद्रता log बेस में 10, और यहाँ पे लिखी जाती है सांद्रता। तो Ag+ का निकाल लो तो आपको यहाँ पे Ag+ की सांद्रता रख देनी है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप कैथोड का निकालो, कैथोड का तो यही है। एनोड का अगर निकालो, एनोड है ये Cu वाला, तो यहाँ पे Cu2+ का निकालना है सिंपल। यहाँ से Cu2+ का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? E0 फार्मूला सेम होगा 0.0591 अपॉन में n log बेस में 10। ठीक है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये Cu2+। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सेम होगा, देख सकते हो। ठीक है, आप बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी। E0 की वैल्यू देखो, Ag+ के लिए E0 की वैल्यू आपको ये दी गई है, देखो ध्यान से। Ag+ के लिए E0 की वैल्यू ये दी गई है 0.80, तो यहाँ पर से रख दो 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन में n। n की वैल्यू कहाँ से आए? n की वैल्यू देखो, अगर हम n की बात करें, n है क्या? n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन साफ साफ आपको दिख रहा है प्लस का वन दिख रहा है ना साफ साफ, तो सिंपल यहाँ पे +1 ही रख देना है। ठीक है, ये +1 रख दिया। यहाँ पे क्या बचेगा? log बेस में 10। और ये जो कोष्टक पे लिखा है, इस कोष्टक वाले का क्या मतलब है? कोष्टक वाले का ये मतलब देखो, ये आपको यहाँ पे दी गई है सांद्रता, Cu से Cu2+ की 1 मोलर दी गई है, Ag+ से Ag की दी गई है 1 मोलर। तो यहाँ से हमें Ag की लिख रहे हैं तो हम 1 मोलर लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ से कितनी लिख देंगे? 1 मोलर। ये आपका लिख दिया 1 मोलर। ठीक है, क्योंकि हमें दिया गया था Ag+ की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे ये 1 मोलर दी गई, ये सांद्रता है। ठीक है, ये सिंपल हमने 1 मोलर लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे तो 0.80 माइनस, देखो एक चीज़ जान लो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद कर लेना। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब log 1 लिखा होगा तो आप इसके इक्वल 0 लिख दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.0591 इंटू 0। ठीक है, देख लो ध्यान से, कुछ नहीं कर रहे हैं। 0.80 उसी टाइप से 0.0591 और log 1 की वैल्यू 0, तो 0 कर दिया। अब बचेगा क्या? केवल 0.80। ये वैल्यू आ जाएगी Ag की। ठीक है, Ag+ या Ag की वैल्यू 0.80 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए छोटा छोटा लिख दिया। ठीक है, लिख लेना आप सही से। देखो Ag+ ये है, आपने देखा जब 0 का गुणा इससे होगा तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और बचेगा क्या? केवल 0.80, तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये Ag वाली वैल्यू ये आ गई इस विद्युत वाहक बल की। ठीक है, आप बात करें इसके लिए निकालना है आपका इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, Cu2+ वाले का, और ये Cu2+ किसका है? इसका देखो ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव है आपका। यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी है? Cu वाले के लिए, Cu के लिए इलेक्ट्रॉन की विभव की वैल्यू है 0.34। देखो यहाँ पे Cu वाले के लिए 0.34 है, तो यहाँ पे 0.34 रख दो माइनस 0.0591 अपॉन में n। आप बात आती है इसमें n क्या रखें? n यहाँ पे 2, तो 2 रख दो सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से log बेस में 10। बात आती Cu2+ वाले की, सांद्रता कितनी है? इसकी भी 1 मोलर है, देख लो ध्यान से। इसकी भी 1 मोलर दी गई थी, इसकी भी 1 दी गई थी, तो सिंपल यहाँ पर से भी आपको 1 रख देना है। ठीक है, Cu2+ वाले की 1 रख देना है। आप देखो सॉल्व करो, Cu2+ इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू log 1 की वैल्यू सेम, जैसा ऊपर 0 हो गया था वैसे log 1 की वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगी, और वैल्यू केवल कितनी बचेगी? Cu2+ इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। जब 1 का मान 0 हो जाएगा तो 0 का इससे गुणा होगा, तो वैसे भी वैल्यू 0 हो जानी है। बचेगा Cu2+ इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल। ये क्या निकला है? ये किसका है? ये आया है एनोड का, ये आया है कैथोड का 0.80। तो यहाँ पे रख दो और निकाल लो इलेक्ट्रॉन विभव। जो आपको निकालना है, क्या निकालना? सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल। तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है ई सेल, तो यहाँ से ई सेल इक्वल टू ई कैथोड। कैथोड वाला कहाँ है भैया? कैथोड कौन सा था? देखो यहाँ से, इसीलिए कह रहे थे पहचान लो। कैथोड है ये वाला Ag वाला। ठीक है, तो Ag वाले की वैल्यू 0.80 माइनस एनोड। एनोड कौन सा है? एनोड है ये Cu वाला, देख सकते हो एनोड ये, तो 0.34
सिंपल सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा कितना 34 और यहाँ पे 80। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 46 4 50 30 80 0.46। ठीक है, तो 0.46 ही आएगा ना, देख लेना। ठीक है, 0.46 वोल्ट ये आ गया सेल का विद्युत वाहक बल। तो अगर आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 मोलर सांद्रता दी गई, मान लो 2 मोलर दे दी जाए, बस यहाँ पे क्या कर देना 1 की जगह 2 रख देना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको भी तैयार करना है। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए, आप 5 और बचे, उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लो। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलियन भारानुसार 46% है। विलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, आपको जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलियन दिया गया जो कि भारानुसार कितने परसेंट भैया 46%। विलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करना है पूरा समझना। ठीक है, तो देखो आप भी करते चलो। आपसे कहा गया जल में एथिल अल्कोहल, आपको जल है उसमें मिलाया गया है एथिल अल्कोहल को। ध्यान से समझना, जल है। ठीक है, जल है आपका, उसमें क्या मिलाया गया है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र किसको पता है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, ये होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। ये जल H2O, ये एथिल अल्कोहल C2H5OH। आपका जल में एथिल अल्कोहल मिलाया गया है, तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है, जल आपका विलायक है और एथिल अल्कोहल आपका विलेय है। क्यों आपको ऐसा पता चला? अगर ये कहें ये कैसे पता चला, तो देखो जल में अगर एथिल अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो जल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा होता है मात्रा में, उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जो कम होता है उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, जिसमें मिलाया गया है, ठीक है, जिसमें मिलाया गया वो विलायक और जिसको मिलाया गया वो विलेय। ठीक है, तो सिंपल जल को एथिल अल्कोहल में मिलाया गया। फिर कहा गया कितना परसेंट, 46%। तो 46% मिलाया गया। और कैसा होना चाहिए, भारानुसार, 46% भारानुसार होना चाहिए। ठीक है, ध्यान समझना, आपसे कहा गया 46% भारानुसार एथिल अल्कोहल को जल में मिलाया गया। अब आपसे कह रहा है विलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, समझो सब। ठीक है, देखो ये जो 46% है भारानुसार, 46% भारानुसार का भैया ये मतलब है कि ये आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा है ना, ये द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया गया है। तो सिंपल इसको मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 46% भारानुसार दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 46 ग्राम विलेय। 46 ग्राम विलेय, विलेय कौन है, ये एथिल अल्कोहल। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और कितने विलियन में, भारानुसार जब होगा तो 100 ग्राम विलियन होगा, 100 ग्राम विलियन में। ध्यान से देख लो भैया। ठीक है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, ये इसका मतलब होगा जब 46% भारानुसार एथिल अल्कोहल का आ जाए, उसका मतलब 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप जब 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में, तो यहाँ से विलायक निकाल सकते हो आप, विलायक जल का भार निकाल सकते हो। विलायक जल का भार, जल का भार कितना हो जाएगा, 100 माइनस 46, जो कि आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, 100 से 46 घटाए तो 54 बच जाएगा ना, 54 ग्राम। ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे निकालना है। सिंपल, जब 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में, 46% का मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ से विलायक कितना हो जाएगा, 100 से 46 घटा देंगे, विलायक आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आ गया विलायक। आप बात करें कैसे आपको निकालना है। ठीक है, आप बात करें कैसे इसको निकालना है, विलियन में एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज। तो देखो मोल प्रभाज निकालने के लिए एक चीज़ निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या। अगर आपने मोलों की संख्या निकाली तो आप मोल प्रभाज निकाल लोगे। तो चलो सबसे पहले दोनों के मोलों की संख्या निकालते हैं, एथिल अल्कोहल के और जल के। तो यहाँ से सबसे पहले, और मोलों की संख्या के लिए, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे में अणुभार। तो सबसे पहले आपको अणुभार निकाल लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं जल का अणुभार, जल का अणुभार। देखो आपको अणुभार निकालना यार आना चाहिए। ठीक है, अणुभार निकालना हमने आपको पूरा बता रखा है। देखो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे में 2 प्लस लिखो, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 कर दो, तो 16 प्लस 2 मिला के कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, H हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 मिला के 18। फिर आती बात एथिल अल्कोहल की, तो एथिल अल्कोहल का निकाल लो, C2H5OH का अणुभार, OH का अणुभार
ठीक है। C2H5OH का अणुभार निकालो कि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 2 कार्बन है तो 12 गुणे 2, देख लो ध्यान से। यहाँ 2 कार्बन तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन 5 है तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 लिख दो, प्लस फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर 1 लगा दो। कुछ नहीं करना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन का 16, इतना याद कर लो, किसी का भी अणुभार निकाल लोगे। देख लो 2 कार्बन थे, 12 गुणे 2 प्लस लगाया, हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 निकाल लेना। 12 दूनी 24, 5 29, 6 35, 10 45, 1 46 अणुभार आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, 46 आ जाएगा। जल का 18, एथिल अल्कोहल का 46। अब निकालना आपको मोलों की संख्या। सबसे पहले निकालते जल के मोलों की संख्या या जल के मोल, बराबर हो जाएगा जल का भार बटे में जल का अणुभार। ठीक है, जल का भार बटे में जल का अणुभार। जल का भार कितना है, देखो भार कहाँ गया जल का, 54 ग्राम है, 54 रख दो, बटे में अणुभार कितना है, अणुभार है जल का 18 तो 18 रख दो। ठीक है, तो 18 से अगर 54 को कट जाएगा, 18 तिक 54, ठीक है, 3 आ जाएगा जल का मोल। अब बात आती है एथिल अल्कोहल का मोल निकालने की। यहाँ से निकाल लेते एथिल अल्कोहल का मोल, वो कितना आ जाएगा एथिल अल्कोहल का मोल। एथिल अल्कोहल का भार कहाँ है, देखो फार्मूला सेम होगा, भार बट्टा अणुभार। भार है 46, 46 रखो, अणुभार है 46, 46 रखो, 46 से 46 कट जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ से जल का मोल आ गया 3 और एथिल अल्कोहल का मोल आ गया 1। अब आप आसानी से भैया, अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से आप निकाल सकते हो क्या, मोल प्रभाज। आपको एथिल अल्कोहल और जल दोनों के मोल प्रभाज निकालने, देखो कैसे निकाल सकते हो। पहले लिख दे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज सिंपल लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो जिसका मोल प्रभाव निकाल लो, मान लो एथिल अल्कोहल का निकाल लो, तो आप क्या करो पहले लिखो एथिल अल्कोहल के मोल बट्टे में क्या हो जाएगा, विलियन के कुल मोल। विलियन में कौन कौन था, जल था और एथिल अल्कोहल था, तो जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, तो जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। ठीक है, हमने आपको पूरा सिखा रखा है, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है, उस पे जाके क्लास 12 की देख सकते हो, पूरी केमिस्ट्री एकदम मस्त तरीके से हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल के मोल बट्टे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। तो यहाँ से एथिल अल्कोहल के मोल हमने निकाले हैं 1, तो 1 रख दो, बट्टे में जल के मोल हमने निकाले हैं कितने 3, तो 3 रख दो, प्लस एथिल अल्कोहल के मोल है 1, तो 1 रख दो, आ जाएगी वैल्यू 1/4। भाग देना चाहो तो दे सकते हो, 0.25 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, हाँ 0.25 आ जाएगा। अब बचता है किसका, जल का भी निकालना, दोनों का निकालना था, तो जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जल के मोल, जल के मोल बट्टे में एथिल अल्कोहल प्लस जल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल। देखो ये कैसे फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी समझ लो। अगर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना हो तो ऊपर एथिल अल्कोहल के मोल रखना, नीचे जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। अगर जल का निकालना हो तो जल के मोल बट्टे में एथिल अल्कोहल प्लस जल के मोल, सिंपल लगा देना, आंसर आ जाएगा। जल के मोल कितने हैं, 3 है, 3 रखो, बट्टे में एथिल अल्कोहल के 1 है और जल के 3 है, तो 3/4 आ जाएगा। भाग देना चाहो तो दे लो, 4 0.4 7 28, 2 बचा 4 पंचे 20, 0.75 आ गया। तो सिंपल जल का मोल प्रभाव 0.75, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव 0.25, दोनों की वैल्यू हमने एकदम मस्त तरीके से निकाल ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट है, अभी 4 क्वेश्चन बचे, उनको भी देखते हैं। ठीक है, आप देखो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, सिंपल आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया गया है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया है, परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल।
ठीक है। तो सिंपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे लिख लो T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो क्वेश्चन पे जो दिया सिंपल आपको लिख लेना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो हमने लिख लिया। अब आपको एक चीज़ पता है कि टेम्परेचर केल्विन में करना पड़ेगा, तो क्या करो, इसको 0 + 273 केल्विन कर लो। ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन, केल्विन बदलने के लिए 273 को जोड़ते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, केल्विन में बदलने के लिए बस कुछ ना कुछ 273 जोड़ दो, तो टेम्परेचर T आ जाएगा 273 केल्विन। फिर आगे कहा गया 0.45 ग्राम ग्लूकोज, 0.45 ग्राम ग्लूकोज। सूत्र जानते हो ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र पता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसका नाम होता है ग्लूकोज। ठीक है, और क्या कहा गया? 250 ग्राम जल, तो 250 ग्राम आपको दिया गया है भैया जल, H2O। ठीक है, सिंपल आपको 0.45 ग्राम ग्लूकोज और 250 ग्राम जल दिया गया। आपसे कह रहा परसरण दाब ज्ञात करो, पाई का मान, परसरण दाब पाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो पाई का मान जानते हो कैसे ज्ञात कर सकते हो? ठीक है, तो देखो परसरण दाब पाई का मान ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो पाई का मान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई = CRT, ये फॉर्मूला होता है। जहां पाई परसरण दाब है, C आपका क्या है? सांद्रता है। सांद्रता कह सकते हो या सीधा सीधा आप कह सकते हो मोलरता। ठीक है, क्या कह सकते हो? सांद्रता कह सकते हो या सीधा सीधा कह सकते हो मोलरता। R है आपका नीतांक और T है ताप, तो इनकी वैल्यू रख देना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अगर बात करें R की वैल्यू, तो एक देखो आपको याद कर लेनी, R की वैल्यू क्वेश्चन पे दी हो या ना दी हो, 0.0821 होती है, ये होती है R की वैल्यू, आपको याद कर लेनी। ठीक है, जब आप विलियन चैप्टर पे हो, परसरण दाब निकाल रहे हो, पाई = CRT फॉर्मूला लगा रहे हो, तो R की वैल्यू होती है 0.082N। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लेना। तो यहाँ से R की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से T की वैल्यू भी पता है। अब बचती केवल C की वैल्यू, C आपको निकालना पड़ेगा। C है क्या? हम आपसे कह रहे हैं C की जगह आपको क्या निकालना है? मोलरता। तो C मोलरता कहो या सांद्रता कहो, C की जगह मोलरता कहो या सांद्रता कहो। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है C = विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बट्टे में क्या होता है भैया? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन और ऊपर 1000 का गुणा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको पता होगा मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलियन का आयतन × 1000। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बट्टे में विलेय का अणुभार। तो इसे लिख सकते हो W/m। और विलियन का आयतन, विलियन के आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं, V × 1000। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बट्टा अणुभार, किसका भार? विलेय का। विलेय का भार यहाँ पे W है, विलेय का अणुभार m है, और विलियन का आयतन V है। वैल्यू रख दो, निकाल लो मोलरता। अब बात आती, देखो भार और रखो जो पता हो। देखो भार विलेय का कितना है भैया? पहले बताओ विलेय कौन है? देखो ग्लूकोज में क्या घोला गया है? ग्लूकोज को जल में घोला गया है। और ये भी देख लिया करो, ग्लूकोज है 0.45 ग्राम और जल कितना है? 250 ग्राम। जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है, तो यहाँ पे जल ज़्यादा है तो ये विलायक है, और जो कम है वो विलेय है। तो ग्लूकोज क्या है? यहाँ पे विलेय है, तो विलेय की वैल्यू रख दो 0.45। ये इसका क्या है? भार है। देख लो ध्यान से, 0.45 आपका क्या है? ग्लूकोज का भार है। अब बात आती है स्मॉल एम क्या है? ग्लूकोज का अणुभार। अणुभार निकालना पड़ेगा C6H12O6 का। देख लो यहाँ से, इस C6H12O6 का अणुभार निकालना होगा। कार्बन का होता है 12, अभी आपको बताया था, तो सिंपल 12 × 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 6। सॉल्व करो, 12 × 6 72, प्लस 12 प्लस 16 × 6 96। ठीक है, सॉल्व कर लो, 72 12 84 और 96 मिला के 180, तो ये आ जाएगा अणुभार। ठीक है, सिंपल बस ये याद रखा को, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। वैल्यू रख देना, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना आ गया? 180, तो यहाँ पे m की जगह 180 रख दो, इंटू V क्या है? आयतन। आयतन किसका? विलियन का। विलियन का आयतन कहीं दिया गया था क्या? तो देखो आपको विलियन का आयतन नहीं दिया गया था, आपसे कहा रहा था 0.45 ग्राम ग्लूकोज 250 ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया है। अर्थात आपको जो 250 ग्राम वैल्यू दी गई है ये क्या हो सकती है? विलियन का आयतन ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा गया 250 ग्राम जल में घोला गया है, अर्थात ये आयतन ही दिया गया है। ठीक है, आयतन ही दिया गया है। और इस जो ग्राम में है, देखो एक चीज़ याद रख लो, 1 ग्राम बराबर होता है 1 मिलीलीटर।
ठीक है। तो ये सिंपल जो ग्राम में वैल्यू, इससे अगर लीटर में चेंज करो तो 250 मिलीलीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 1 मिलीलीटर होता है, तो 250 ग्राम बराबर 250 मिलीलीटर। सिंपल यहाँ से V की वैल्यू रख दो 250 और ऊपर हो जाएगा 1000। ठीक है, ये आपका विलियन का आयतन ही दिया गया है, तो 250 ऊपर 1000 गुणा इस जीरो से इस जीरो काट दो, 25 है, 25 से 100 को काटोगे, 25 चौको 100। देख लो ध्यान से, ये जीरो से जीरो गया, 25 से 100 काटा, 25 चौको 100 और यहाँ पे 180 नीचे, ऊपर है 0.45। इसे सॉल्व करते देखो कैसे, यहाँ 45 रख लो। ठीक है, 0.45 तो केवल 45 रखो, ऊपर बच जाएगा 10 की पावर -2 और गुणे में 4 बटे में 180। देख लो ध्यान से कैसे किया है। यहाँ पे 0.45 था तो इसे लिख दिया 45 गुणे 10 की पावर -2, 4 ये बच गया बटे में 180। अब 45 से अगर 180 को आप काटोगे तो 45 दूना 90 और 45 चौको 180, 4 बार जाएगा। ठीक है, और नीचे भी 4 होगा, ऊपर भी 4 होगा, तो 4 से 4 काट देना। C की वैल्यू आ जाएगी 1 गुणे 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये C की वैल्यू आ जाएगी सांद्रता 1 गुणे 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर, क्योंकि 4 से 4 जो है कट गया और सिंपल आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख देना है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे आपको रख के दिखाते हैं। पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू C की वैल्यू आई है 1 गुणे 10 की पावर -2 इंटू R गुणे पे है। ठीक है, गुणे R कितना है 0.0821, 0.0821 इंटू T का भैया 273 है, 273 रख दो। आप कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आए आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेना, कुछ नहीं करना, गुणा ही करके रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए ना कैसे करना था। आपसे कह रहा था परस्पर दाब निकालो। पहले आपको क्या निकाल लेना है, पाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है CRT, C निकाल लो। पहले C निकल गया, फिर R की वैल्यू ये होती है, T की वैल्यू तो दी ही गई थी, सिंपल सारी वैल्यू रख दो, पाई का मान परस्पर दाब का निकल आएगा। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करो आप लोग भी। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। और आपको यहाँ पे सोडियम का अणुभार 23 दिया गया था क्वेश्चन पे, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, आपको मोलरता ज्ञात करनी। तो सिंपल अभी आपको सांद्रता या मोलरता का फॉर्मूला बताया था, विलयन का, विलय के मोलों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन और गुणे में 1000। तो वही फॉर्मूला लगाना, निकाल लेना। देखो निकाल के भी बता देते आपको। सिंपल यहाँ पे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया है, रख दो 5.85 ग्राम। और क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, और ये क्या है, इसका भार है NaCl का। अब आपको पता है यार, विलय के मोल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अणुभार निकालना होगा किसका, विलय का। और एक चीज़ जान लो, विलय कैसे पहचानोगे, 5.85 ग्राम 200 मिली है, तो मिली में है अर्थात आयतन है, और ये 5.85 ग्राम आपका क्या है, भार है। ठीक है, किसका, विलय का। तो सिंपल ये आपका हो गया। अब इसका अणुभार यहीं से निकाल लो, NaCl का अणुभार। ठीक है, NaCl का अणुभार कैसे निकलेगा भैया, सोडियम का आएगा पहले, सोडियम का 23 होता है, 23 ये लिखा हुआ है, प्लस लगाओ, क्लोरीन का होता है 35.5 रख दो। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 23 और 35.5 जोड़ लेना, 58.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अणुभार। आप क्या निकालना है, मोलरता। तो सिंपल मोलरता का फॉर्मूला लगा दो, निकाल लो यार। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल, अर्थात विलय के मोल का फॉर्मूला भी बताया, विलय का भार बट्टे में विलय का अणुभार। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल w बट्टे में स्मॉल m इंटू विलयन का आयतन क्या होता है, कैपिटल V, और ऊपर 1000 का गुणा। सॉल्व कर लो, पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये W क्या है, विलय के भार, और M क्या, विलय का अणुभार, V है आयतन, और 1000 गुणा। मान रखो सारे, स्मॉल W कहाँ है, ये आ जाएगा स्मॉल W, विलय का भार। ठीक है, 5.85 बटे में अणुभार कहाँ है, ये आपका 58.5 रख दो, और गुणे में V क्या है, आयतन है, V आयतन। तो कितना आयतन, 200 मिलीलीटर का, 200 मिलीलीटर रख दो, ऊपर 1000 का गुणा कर दो। सिंपल 200 से 1000 काट दो, आ जाएगा 5। ठीक है, देख लो सारी वैल्यू रखी थी, W M V और 1000 गुणा, 200 से 1000 काटा, 5 आ गया। आप देखो सॉल्व करना है, 5.85 है, नीचे 58.5 है,
और गुणे 5 है। देख लो भैया, गुणे 5 है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर समझ गए तो सॉल्व कर लेना। देखो ऊपर देखें तो 2 अंक के बाद, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे देखें तो दशमलव के बाद 1 अंक है। ध्यान से देखो, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो यहाँ पे अगर हम एक जीरो बढ़ा ले तो अब नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। जब दोनों तरफ अंक बराबर हो ऊपर नीचे तो दशमलव दशमलव से कट जाएगा और बचेगा केवल 585 बटे में 5850 और गुणे 5। यहाँ समझ में आया कैसे किया? देखो सिंपल कुछ नहीं किया, नीचे देखा दशमलव के पास 1 अंक था, ऊपर था दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1 अंक बढ़ा लिया जिससे दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 अंक हो गए, दशमलव दशमलव कट गया। 585 बटे 5850 गुणे 5, इसे काट दो, 585 से 5850 को 10 आ जाएगा, 5 बटे में 10 आएगी वैल्यू और निकाल लेना, 10 का भाग दे दो, 0.5 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। सिंपल नोट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हो 8वां क्वेश्चन भी एकदम मस्त तरीके से हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, एकदम मस्त तरीके से सॉल्व हो चुका, तो इसको भी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। आप चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3-4 बार पूछा गया है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आप ये क्वेश्चन तो आप एकदम सिंपल तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, क्या करना है, सिंपल 100 ग्राम भैया विलायक है, 100 ग्राम विलायक है। ठीक है, 100 ग्राम क्या, जल्दी से आप भी इसका आंसर दो। ठीक है, 100 ग्राम विलायक है, 1/10 मोल आपका विलेय है। ठीक है, 1/10 मोल क्या है, विलेय है। आपसे कह रहा विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता का जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, मोललता। अभी तक मोलरता था, अब आ गया मोललता। मोललता का होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे में क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार और इंटू 1000 का गुणा। ठीक है, यहाँ पे शायद सही से दिख ना रहा हो, देख लेना। ठीक है, विलेय के मोल, अब बात आती है विलेय के मोल। देखो मोलों की संख्या का तो फॉर्मूला होता है भार बट्टा अणुभार। अगर यहाँ पे देखो आपको भार और अणुभार दिया जाता है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 1/10 मोल सीधा सीधा मोलों की संख्या ही दे दी गई है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मोलों की संख्या ही रख देनी 1/10 और बटे में विलायक का भार का है, विलायक ये 100 ग्राम है और ऊपर है 1000। एकदम मस्त तरीके से आसान सा क्वेश्चन निकाल लो, 100 से 2 जीरो काट देना और यहाँ पे 1/10 है और ऊपर बच जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा केवल 1 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मात्रक जरूर याद रखो सबके। ठीक है, मोलरता का था मोल प्रति लीटर, लेकिन मोललता का मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल सा था, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, एकदम आसान सा था लेकिन इंपॉर्टेंट था तो सोचा बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन है विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH खुला है। ठीक है, आपसे कहा गया विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में कितना मोल खुला है, 20 ग्राम NaOH खुला है। ठीक है, तो आपसे कहा गया विलायक आपको दिया गया है 440 ग्राम विलायक। ठीक है, क्वेश्चन पे जो दिया उसे नोट कर लो, 440 ग्राम विलायक दिया गया है और आपसे दिया गया 20 ग्राम NaOH, तो 20 ग्राम NaOH दिया गया है। ठीक है, 440 ग्राम विलायक, 20 ग्राम NaOH दिया गया है। अब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन की विलयन की मोललता की गणना कीजिए, तो सिंपल आपको मोललता निकालने के लिए एक चीज़ तो पता है, विलेय के मोल लगेगा तो आपको अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ से क्या करो, विलेय का अणुभार निकाल लो। तो विलेय कौन है, NaOH, तो यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, NaOH का अणुभार निकाल देते हैं। इसी टाइप से यार आपको हर क्वेश्चन में करना है, क्योंकि जब मोललता या मोल प्रभाज किसी की भी बात आएगी तो आपको मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी और मोलों की संख्या के लिए अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो अणुभार निकाल लिया करो। तो यहाँ से हम NaOH का अणुभार निकालेंगे। सोडियम का आपको बता ही दिया था 23 होता है, तो 23 होता है। ऑक्सीजन का पता है ना 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, इनके याद कर लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। इस टाइप से मेन याद कर लो। ठीक है, हर क्वेश्चन पे काम आता है। 23, 16 और 1 का जोड़ोगे आ जाएगा 40, क्योंकि 23, 6, 29, 39, 1 मिला 40। आप निकालना है क्या, मोललता। मोललता का फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अर्थात स्मॉल w बट्टे में स्मॉल m।
ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार बट्टे में स्मॉल एम विलेय का अणुभार इनटू, आप बात आती देखो मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार। तो विलायक के भार को अगर हम कैपिटल डब्ल्यू से लिख दें तो इस टाइप से हो जाएगा और गुणे पे क्या हो जाएगा 1000। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार और गुणे में 1000, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू बट्टे में स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलेय का भार, कौन है विलेय, ये 20 ग्राम, 20 रख दो, बट्टे में विलेय का अणुभार है 40, 40 रख दो, और गुणे में विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, विलायक कौन है 440 है, ये रख दो सिंपल, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का गुणा, ठीक है। सिंपल स्मॉल डब्ल्यू क्या 20 और स्मॉल एम है 40, कैपिटल डब्ल्यू 440, ऊपर 1000, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेना सिंपल, देखो यहाँ से 0, यहाँ से 0, ये 2 0 कैंसिल, बचा क्या 20 और दहम 200 बट्टे में 44 गुणे 4, 4 चौको 16, 6 1, 4 चौक 16, 176, यही आएगा ना। देखो 20 दान 200 बट्टे में 4 चौक 16, 6 1, 4 चौक 16, 17, 176, इसका आप सिंपल भाग दे देना, मोल प्रति किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाग दे लेना 176 का 200 पे, ठीक है, 1 दशमलव करके कुछ आएगा, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से ये क्वेश्चन में सॉल्व होता है। 10 के 10 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपने 10 लगा लिए तो जितने भी न्यूमेरिकल पोर्सन है आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से सारे क्वेश्चन को समझाया। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।